न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है ताकि वे सरवाइव कर सकें, जीवित रह सकें, उनका ग्रोथ हो सके और उनके डैमेज बॉडी पार्ट्स का रिपेयरमेंट हो सके। फूड कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, और ये फूड, यह भोजन ढेर सारे कंपोनेंट्स यानी संगठकों से मिलके बना होता है। ये संगठक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals, and these components are called nutrients। यानी भोजन जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन, it is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to grow, to repair damaged parts and to provide energy। न्यूट्रिशन जिसे हम पोषण कहते हैं, ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव भोजन को लेता है, प्राप्त करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है तथा उसके द्वारा उसके बॉडी का ग्रोथ होता है, उसके बॉडी के डैमेज पार्ट्स रिपेयर होते हैं तथा ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रकार। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make their own food from simple inorganic substances। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं सिंथेसिस करते हैं साधारण इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज से, यानी साधारण अकार्बनिक पदार्थों से। अगला है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms get their food from other organisms, plants और animals। यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। मुख्य तौर से वे प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। लिप्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और ये प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, जिस कारण इन पत्तियों को, लिप्स को प्लांट का फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। वाटर एंड मिनरल्स present in soil are absorbed by the root and transported to the leaves। प्रकाश संश्लेषण में ढेर सारी चीजों की आवश्यकता होती है। इनमें से वाटर और मिनरल्स जो कि सॉइल में यानी मिट्टी में पाया जाता है, वो जड़ें, रूट्स ऑब्जर्व करती हैं, अवशोषित करती हैं और उन्हें पत्तियों तक पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, तो इसे पत्तियां स्वयं प्राप्त करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायु में मौजूद होता है, उसे ये पत्तियां अपने अंदर पाए जाने वाले टीनी पोर्स के द्वारा ग्रहण करती हैं और इस टीनी पोर्स को स्टोमाटा कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस पत्ती को जूम करके दिखाया गया है, जो कि यहाँ पे आपको स्टोमाटा दिख रहा होगा, स्टोमाटल ओपनिंग। और इस स्टोमाटा के ओपनिंग को कंट्रोल गार्ड सेल करता है, यानी गार्ड सेल के द्वारा स्टोमाटा ओपन होता है और क्लोज होता है। The leaves have green pigments called chlorophyll। और पत्तियों में, जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, हरे रंग के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। It helps leaves to capture the energy of the sunlight and this energy is used to synthesize food। और ये क्लोरोफिल पत्तियों को मदद करता है ताकि वे सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सकें और इस एनर्जी के द्वारा भोजन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस हो सके। The solar energy is stored in the
प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। तो जैसा आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर करता है और उससे भोजन को सिंथेसिस करता है। तो इस प्रकार एक तरह से सनलाइट ही भोजन के रूप में पत्तियों में इकट्ठा है। Thus, the sun is the ultimate source of energy for all living organisms। और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड करते हैं, निर्भर हैं, और प्लांट के अंदर सनलाइट ही भोजन के रूप में स्टोर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सन ही इस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऊर्जा के, एनर्जी के अल्टीमेट सोर्स यानी मौलिक स्रोत हैं। फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस को विस्तार से समझेंगे। The process by which plants make their food in the presence of sunlight and chlorophyll by using carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate and oxygen। यानी प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं? तो इनके पत्तियों में, जैसा हम अभी समझ चुके हैं कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इस क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन में। इसे हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन में बदलते हैं। Besides leaves, photosynthesis also takes place in green stems and green branches। जैसा अभी हम समझे कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, लेकिन पत्तियों के अलावे भी ये ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेज में हो सकते हैं। The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration। और जो मरुस्थलीय पौधे हैं वहाँ कांटेदार पौधे पाए जाते हैं ताकि वाटर के लॉस को, स्टोमाटा के माध्यम से वाटर के लॉस को रोका जा सके। Survival of almost all living organisms directly or indirectly depends on plants, so life would be impossible on the earth in the absence of photosynthesis। और जैसा हम समझ चुके हैं कि सभी जीवों का जीवन किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट्स पे निर्भर है। इसलिए फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पे जीवन की कल्पना असंभव है, जीवन नहीं हो सकती है। Photosynthesis also takes place in leaves other than green। यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उन पत्तों में भी, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, संपन्न होता है जिनका कलर संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से हरा नहीं होता। Because it also contains chlorophyll, क्योंकि इन पत्तियों के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। But large amount of red, brown and other pigments mask green color। लेकिन हम इन पत्तियों के अंदर हरा कलर इसलिए नहीं देख पाते क्लोरोफिल के रूप में क्योंकि दूसरे पिगमेंट्स रेड या ब्राउन इन्हें ढके हुए होते हैं, यानी इनके अंदर के क्लोरोफिल के ग्रीन पिगमेंट्स को ढके हुए रहते हैं। सिंथेसिस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। दूसरे न्यूट्रिएंट्स का संश्लेषण। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen। जैसा कि अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है और ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। These are used to synthesize other components of food। और यही कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का उपयोग दूसरे कंपोनेंट्स के संश्लेषण के लिए भी होता है। But proteins are nitrogenous substance contain nitrogen and this nitrogen is absorbed by plants along with water to synthesize proteins and vitamins। लेकिन बाकी सभी कंपोनेंट्स का संश्लेषण तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से हो जाता है, लेकिन प्रोटीन जो कि नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, इसका संश्लेषण पौधे
जड़ों से जल के द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन के द्वारा करते हैं और इसके अलावा प्रोटीन के साथ साथ विटामिन का भी संश्लेषण इसी नाइट्रोजन की मदद से होता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पौधों में न्यूट्रिशन के दूसरे साधनों के विषय में जानेंगे। इसमें है parasitic nutrition, the mode of nutrition in which an organism get their nutrition from their host by living on or inside the host body। यानी इस प्रकार के न्यूट्रिशन में प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहकर प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण अमरबेल यानी कसकट्टा है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये दूसरे पेड़ के ऊपर लत्तर की भांति फैल जाता है और उस पेड़ के न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। दिस अमरबेल और कसकट्टा is called parasite and the plant from which it get its nutrients is called host। और इस पारासाइटिक न्यूट्रिशन में जो भी प्लांट, इस केस में आप देख पा रहे होंगे अमरबेल या कसकट्टा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त करता है। तो जो भोजन प्राप्त करता है, जो अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, वह पारासाइट कहलाता है। और जिस प्लांट या ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये प्राप्त करता है, इस केस में इस पेड़ के ऊपर ये प्राप्त कर रहा है, तो उसे होस्ट कहा जाता है। Humans and animals are not parasite because they eat parts or product। ऐसे आप कह सकते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स भी पैरासाइट हुए, लेकिन वे पैरासाइट नहीं हुए क्योंकि ये किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट के ऊपर न रहकर उसके किसी हिस्से को या उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं। Insectivorous plants, these are the plants which trap insects entangled into the hair and digest them to get nutrients। Insectivorous वैसे प्लांट्स हैं जो कि छोटे इंसेक्ट्स को फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं, उन्हें अपने अंदर पाए जाने वाले हेयर में इंटेंगल करते हैं, उलझाते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर, पचाकर अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण पीचर प्लांट है। इसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे और चित्र देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये हरे हैं और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये बात सही है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। They contain chlorophyll and perform photosynthesis for nutrition। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन भी कर सकते हैं और करते भी हैं। But they do not get nitrogen from soil, so they trap insect and digest them to get nitrogen। लेकिन ये जिन जगहों पे पाए जाते हैं, वहां की मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण नाइट्रोजन के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। Saprotropic nutrition, the mode of nutrition in which organisms get their food from dead and decaying matter। Saprotropic nutrition में organisms अपना भोजन डेड और डिकेइंग मैटर यानी मृत और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण फंगी है। फंगी के विभिन्न प्रकारों को आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। Some fungi like yeast and mushroom are useful, but some cause disease and some are used in medicine। कुछ फंगी जैसे कि ईस्ट और मशरूम हमारे लिए उपयोगी हैं, जिनका हम प्रयोग भोजन में या अन्य कार्यों में कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंगी हैं जो कि बीमारी प्रदान करते हैं, बीमारी देते हैं, और कुछ ऐसे भी फंगी हैं जिनका उपयोग मेडिसिन्स में दवाएं बनाने के लिए की जाती हैं। Symbiosis, the relationship in which some organisms live together and share both shelter and nutrients। Symbiosis एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स यानी आवास और भोजन दोनों शेयर करते हैं। इसका उदाहरण लाइकेंस है। लाइकेंस अलगा और फंगस के बीच का सिम्बायोसिस है। इसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे। फंगस प्रोवाइड्स
shelter, water and minerals to alga and in return alga prepares food for fungus. इस सिम्बायोसिस के केस में फंगस एल्गा के लिए शेल्टर, वाटर और मिनरल्स, आवास, वाटर और मिनरल्स प्रदान करता है और इसके बदले में एल्गा फंगी के लिए भोजन प्रिपेयर करता है, भोजन बनाता है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का पुनः पूर्ति। प्लांट्स absorb minerals and nutrients from soil, so its amount keep on decline. पौधे अपना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के द्वारा या मिट्टी के अंदर से प्राप्त करते हैं, इसलिए मिट्टी में इसकी मात्रा लगातार घटती रहती है, डिक्लाइन होती रहती है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इसलिए टाइम टू टाइम इन न्यूट्रिएंट्स का मिट्टी के अंदर ऐड होना आवश्यक है ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. सामान्य तौर पे जो कि फसलें कृषक उगाते हैं वे बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ जाती है और अगले फसल उगाने के लिए हमें मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, क्योंकि जो कि नाइट्रोजन वायुमंडल में मौजूद है उसे प्लांट्स प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। Rhizobium bacteria can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form. वायुमंडलीय नाइट्रोजन जिन्हें पौधे नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया लेकर और यूजेबल सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना स्वयं के लिए भोजन नहीं बना पाता। So it often lives in the roots of grams, peas, मूंग्स, beans and other legumes. इसलिए यह अधिकांशतः ग्राम, पीज, मूंग और बीन्स जैसे लिगम्स वाले पौधों की जड़ों में रहता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है और उनके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपल सोलुबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी बनी रहती है और ये राइजोबियम और प्लांट्स दोनों अपना भोजन भी बना पाते हैं।